गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मानता हूं बेटा आप घर पर वीडियो देखकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा विषम परिस्थितियां हैं। अभी भी हमारी स्कूल खुलने की कोई स्थिति नहीं लग रही, तो आपको घर पे ही मेहनत करनी होगी। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि। मैंने दोनों विधि आपको समझा दी हैं। एक तो थी एन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी थी ऑक्सीकरण विधि। इन दोनों विधियों का उपयोग करते हुए हमने कुछ उदाहरण भी आपके सॉल्व किए, यानी संतुलित किए। आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी बेटा यदि कोई परेशानी है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य किया जाएगा। ठीक है बेटा। तो अगला टॉपिक है हमारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी आज हम बात करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं बेटाओ। और पहला है योग अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बेटाओ? योग अभिक्रिया। तो योग अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। जैसे मैं एक योग अभिक्रिया को दर्शाता हूं, माना कि कोई क्रियाकारक एक है ए और दूसरा क्रियाकारक है बी। इन दोनों के मध्य योग होता है, यानी दोनों आपके योग अभिक्रिया द्वारा कोई उत्पाद क्या बनाती है? सी। ऐसे हमने अभिक्रिया मानी है। अभी इसमें कोई ए या बी ऐसा कोई क्रियाकारक होता नहीं है, लेकिन माना कि कोई दो क्रियाकारक हैं ए और बी, और वे आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा? सी, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में क्या होता है, यानी योग रेडॉक्स अभिक्रियाओं में क्या होता है। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया के लिए, यानी योग अभिक्रिया के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम एक क्रियाकारक, कम से कम, दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम एक क्रियाकारक एलिमेंट यानी तत्व के रूप में होना चाहिए। क्या बात ध्यान रखेंगे बेटा? योग रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए कम से कम एक क्रियाकारक किस रूप में होना चाहिए बेटा? तत्व के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? तत्व के रूप में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, बेदहन अभिक्रियाएं। हम बता रहे हैं उदाहरण, बेदहन अभिक्रियाएं, बेदहन अभिक्रियाएं जिनमें तत्व के रूप में, जिनमें तत्व के रूप में ऑक्सीजन होती है। क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, या अन्य अभिक्रियाएं, सब इसके उदाहरण हैं। जैसे मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं, तो उदाहरण देखिए बेटा। मैंने ये ले लिया कार्बन प्लस इसकी अभिक्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कराई? ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही किस रूप में है? तत्व के रूप में। तो ये बनेगा CO2। एक हमने कोई धातु ले लिया, मैंने धातु ले लिया जैसे मैग्नीशियम। धातु क्या ले लिया बेटा? मैग्नीशियम। और इसकी अभिक्रिया करा दी मैंने नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजन साथ, N2। तो ये बनेगा बेटा Mg, कितने लिए? 3। तो Mg3N2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्रियाकारक आपस में योग करके एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? योग अभिक्रिया। केवल एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि रेडॉक्स योग अभिक्रियाओं में कम से कम एक तत्व जो है वो किसके रूप में होना चाहिए बेटा? एलिमेंट के रूप में होना चाहिए, यानी तत्व के रूप में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? दूसरे प्रकार की है अपघटन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है बेटा? अपघटन अभिक्रियाएं। दूसरी हैं अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो पहली बात तो मैं लिखूंगा बेटा, ये अभिक्रियाएं कौन सी? अपघटन। ये अभिक्रियाएं योग अभिक्रिया के विपरीत होती हैं। योग अभिक्रिया के विपरीत,
यानी विलोम। योग अभिक्रिया के अनुसार इनमें क्या होगा, उल्टा होगा, विलोम होती हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब आसानी से आप बता सकते हो इसमें कि इसमें क्या होगा। तो हम कहेंगे इसमें यौगिक, अब मैं क्या कहूंगा, इसमें यौगिक या अणु के रूप में भी हो सकता है। यौगिक या अणु, दो या दो से अधिक भागों में, कितने बेटा, दो या दो से अधिक भागों में क्या होगा, अपघटित होगा या विखंडित होगा। क्या होगा, अपघटित होता है। अपघटित होता है या विखंडित होता है। ठीक है, जिनमें कम से कम एक, शर्त वापस आएगी, कंडीशन क्या लगाएंगे, जिनमें कम से कम एक, कम से कम एक, ये ध्यान रखेंगे, कंडीशन अपन को अवश्य लगानी है। तत्व के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तत्व के रूप में होता है। यानी जब अणु और यौगिक अपघटित होता है या विखंडित होता है, तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसमें कम से कम एक हमें जो प्रोडक्ट है वो तत्व के रूप में प्राप्त होना चाहिए। जैसे जल का अपघटन कर लेता हूं मैं, 2H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2। आ रही है बात समझ में? जैसे हम एक धातु हाइड्राइड ले लेता हूं, 2NaH, ये अपघटित होगा बेटा, दोनों ही आपके तत्व के रूप में, सोडियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं। याद रहेगा बेटा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत? ठीक, अगले हम लेते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार की होती है बेटा विस्थापन अभिक्रियाएं। तीसरी कौन सी होती है बेटा, विस्थापन अभिक्रियाएं। तो अब बात कर लेते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा हम कहेंगे इनमें यौगिक के आयन या परमाणु, इसमें यौगिक के, किसके बेटा, यौगिक के आयन हो सकते हैं या परमाणु, इसमें यौगिक के आयन या परमाणु दूसरे तत्व के आयन या परमाणु द्वारा, दूसरे तत्व के आयन या परमाणु द्वारा क्या होते हैं बेटा, विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? और ये निम्न दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की। ये निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, या हम इसमें कह सकते हैं कि दो प्रकार की जो हैं वो आपकी कौन सी होंगी। तो एक तो होगी अधातु विस्थापन और एक होगी धातु विस्थापन। हम और आगे डिटेल में पढ़ें, यहाँ दो ही दे रखी हैं, एक तीसरी और होती है बेटा हाइड्रोजन विस्थापन। परंतु मैं पहले बात कर लेता हूं। पहली है धातु विस्थापन अभिक्रिया। पहली कौन सी है, धातु विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात आती है धातु विस्थापन किसे कहते हैं, नाम से परिभाषित कर देंगे। तो यौगिक में, यौगिक में, किसमें बेटा, यौगिक में एक धातु द्वारा, एक धातु द्वारा दूसरी धातु को, दूसरी धातु को
विस्थापित किया जाता हो। हम कहेंगे कि यौगिक में एक धातु द्वारा दूसरी धातु को विस्थापित किया जाता हो, या दूसरी धातु को मैं इस प्रकार भी कह सकता हूं, मुक्त अवस्था में, किसमें बेटा, मुक्त अवस्था में विस्थापित कर देती है। क्या कहलाती हैं? धातु विस्थापन अभिक्रिया। इनका उपयोग की हम बात करें, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है बेटा। यानी धातु विस्थापन अभिक्रिया कहां उपयोग में ली जाती हैं? तो हम कहेंगे बेटा धातु कर्म में। ये 10th में भी पढ़ा होगा आपके, किसमें काम में ली जाती है बेटा? धातु कर्म में। धातु कर्म क्या होता है? धातु कर्म आपको पता है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म। ठीक है, तो धातु कर्म में कैसे काम में ली जाती हैं? तो मैं अब यही बात लिखूंगा, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, कि आपने लिया कॉपर सल्फेट। क्या लिया बेटा? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसके साथ? जिंक के साथ। ऐसे ही नहीं करा देते बेटा, इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है हमें। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं मैं जिंक के साथ, तो जिंक यहां पर अधिक सक्रिय धातु होनी चाहिए, तभी वो कॉपर को विस्थापित करेगी, अन्यथा नहीं। तो अब क्या आ जाएगा बेटा? जिंक तो इस सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर इसमें से आपके विस्थापित हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? सिंपल है या नहीं? धातु विस्थापन हम कहते हैं कि किसी एक यौगिक में से एक धातु द्वारा दूसरी धातु का विस्थापन या मुक्त अवस्था में विस्थापन होना क्या कहलाता है? धातु विस्थापन कहलाता है। ये कहां पे काम आती है बेटा? धातु कर्म में काम आती हैं। कैसे काम आती हैं? तो हमने 10th में भी पढ़ रखा है कि अयस्क से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं इन अभिक्रियाओं के द्वारा। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। अयस्क किसे कहते हैं बेटा? जिस यौगिक को शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए चुना जाता है वो अयस्क कहलाता है। बाकी सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? इनको खनिज कहते हैं। जो हमें भूमि से प्राप्त होती हैं वो कई आपके पदार्थों का एक मिश्रण होता है। ठीक है, और जिस मिश्रण से यानी जिस आपके खनिज से हम सस्ती और सरल विधि द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? शुद्ध धातु, उससे अयस्क कहा जाता है। आ रही बात? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में ये काम में ली जाती है। उदाहरण हो गया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। आ रही है बात समझ में? ठीक है बेटा, देखिए एक मिनट, है ना। अब देखिए दूसरा प्रकार है इसका, अधातु विस्थापन। दूसरा कौन सा बेटा? अधातु विस्थापन। बहुत सिंपल है, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का विस्थापन इत्यादि दुर्बल अभिक्रियाएं शामिल हैं। इसमें मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का विस्थापन इत्यादि दुर्लभ अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात कर लेता हूं मैं। उदाहरण जैसे हम कहते हैं बेटा, सभी क्षार धातु एवं कुछ मृदा धातु। पहली बात कह रहा हूं, धातु की हम बात करते हैं तो सभी क्षार धातु,
क्षार धातु तो बेटा सभी होती हैं, परंतु कुछ क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु में सभी नहीं आती, जल से हाइड्रोजन का विस्थापित कर देती है। यानी जल से किसका, हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लेता हूं कि आपने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया बेटा, सोडियम। ठीक है, और अब मैं सोडियम की अभिक्रिया कराता हूं जल से, विस्फोटक अभिक्रिया है। कैसी है, विस्फोटक। आपने सुना होगा कि सोडियम को जब हम जल में डालते हैं तो बेटा आग लग जाती है। इसका कारण क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो हाइड्रोजन गैस इतनी तेजी से निकलती है कि वो आग पकड़ लेती है। अब मैं इस अभिक्रिया को समझने के लिए जल के अणुओं को इस प्रकार लिख रहा हूं बेटा, मैं OH H OH H, यानी जल के दो अणु हैं 2H2O। इस तरह मैंने इस तरह ने लिखकर इस जल की संरचना लिखते हैं तो इसमें कैसी होती है संरचना इसकी, ऐसे दो हाइड्रोजन हो गई और एक ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, मैंने आपको ये समझने के लिए, आपको याद रखने के लिए ऐसा लिखा है। क्यों, क्योंकि अब सीधा आप ध्यान रखेंगे कि इस सोडियम के साथ ये OH जुड़ जाएंगे और बचेगी क्या, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस के रूप में, यानी 2NaOH, एक Na इस OH के साथ, एक Na इस OH के साथ, तो 2 NaOH बने ना बेटा। हाँ, प्लस अब ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं, H2 गैस बना लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ, तो ये अधातु विस्थापन कहलाएगी। जैसे इसी अभिक्रिया को मैं कैल्शियम के साथ कराता हूं तो अब कैल्शियम का एक परमाणु सफिशियंट है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कैसे होता है, द्विधन संयोजी, परंतु जल के कितने मोल लेंगे, वही 2 मोल, यानी HOH HOH। तो वही वापस ये कैल्शियम की दोनों OH एक के साथ जुड़ जाएंगे अब। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, Ca और OH, परंतु OH के कितने, 2, तो होल ट्वाइस लगाऊंगा मैं। अब 2CaOH नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कैल्शियम का एक ही है, कैल्शियम का क्या है, एक ही, प्लस H2 गैस निकल गई। तो ये कहलाता है बेटा आपके क्या, अधातु विस्थापन। क्लियर, 3 प्रकार की बताइए अपने, पहली योग अभिक्रियाएं, दूसरी अपघटन अभिक्रियाएं, और तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है, पहली धातु विस्थापन, दूसरी अधातु विस्थापन। ठीक है, अब हम लेते हैं चौथे नंबर की। ये बेटा मैं 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या ध्यान से समझ लेना, क्योंकि शॉर्ट में लिखी हुई है, फिर आप नोट से इसकी रीडिंग मानना। ठीक है, अब हम अगली प्रकार की बात करेंगे। तो अगली अभिक्रिया बेटा असमानुपातन अभिक्रियाएं। ठीक है, और ये विशेष प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, ये विशेष प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब देखिए इनमें क्या होता है, तो मैं कहूंगा बेटा इनमें तत्व की एक ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित होती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ध्यान से सुनिए बेटा, इनमें एक तत्व, इनमें एक तत्व की एक ऑक्सीकरण अवस्था, एक
ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, एक साथ ऑक्सीकृत एवं अपचयित होती है। ये ध्यान रखना हमको, एक ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ ऑक्सीकृत होती है तथा अपचयित होती है। इनमें सक्रिय पदार्थ का, अगला पॉइंट कहूंगा, इनमें सक्रिय पदार्थ का एक तत्व कम से कम, एक तत्व कम से कम, एक तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर सकता है। कितनी बेटा? 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट, क्रियाशील पदार्थ में यह तत्व माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि क्रियाशील पदार्थ में, किसमें बेटा? क्रियाशील पदार्थ में, यानी जो क्रिया करता है, में यह तत्व माध्यमिक यानी मध्य की ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ठीक है, ये चीज। तथा रासायनिक परिवर्तन में इस तत्व की, अगली हम कहेंगे, तथा रासायनिक परिवर्तन में इस तत्व की उच्चतम तथा निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती हैं। दोबारा से सुनिए बेटा, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जो है, ये आपको ध्यान रखनी है। हम क्या करें, इसमें क्रियाशील जो पदार्थ होता है, जो क्रिया करता है, में यह तत्व जो है वो कौन सी अवस्था में रहता है? माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। किस में रहता है बेटा? माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था में। और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ये उच्चतम एवं निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं मैं। अब ले लेते हैं हम इसका उदाहरण। क्या लेते हैं बेटा? उदाहरण। तो मैं आपसे कहता हूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या लिया है बेटा मैंने? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या सूत्र होता है? H2O2 का अपघटन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अपघटन। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन की असमानुपातन अभिक्रिया है। क्या है? असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीजन जो है वो असमानुपातन तत्व है। ठीक है, कैसे? अब मैं आपको ये समझाता हूं। मैंने ले लिए बेटा 2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मोल, तो 2H2O2 इक्वस
यानी बिलियन के रूप में लिया, और इजिकल टू ये परिवर्तित हो रहे हैं H2O में यानी लिक्विड जल प्लस O2 यानी गैस में। ठीक है, अब हम इनके ऑक्सीकरण अंकों की बात करें तो बेटा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होता -2 है, परंतु मैंने जब आपको नोट्स लिखाए यानी जब आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना बताया है तो वहां पे बताया परोक्साइड में कितना होता है? -1 होता है। परोक्साइड में क्या होता है? -1। ये बात ध्यान रखेंगे। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1, परंतु यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? -2, क्योंकि जल के अंदर है, सामान्य होता है इसका -2। और यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है 0। क्यों? क्योंकि उदासीन अणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0। ठीक है, अब हम देख रहे हैं परोक्साइड में आपने जो बात कही वो सिद्ध हो रही है नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन परोक्साइड में ऑक्सीकरण अंक क्या है इसका बेटा? शाबाश, -1। ठीक है, और O2 में ऑक्सीकरण अंक क्या है इसका? 0। और H2O में इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है बेटा? हाँ, -2। ठीक है, अब मैं इस बात को लागू करके बताऊं आपको। आपने कहा कि क्रियाशील पदार्थ में यह तत्व जो होता है वो माध्यमिक, ये क्रियाशील पदार्थ है। कौन? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें आपके ऑक्सीजन जो है वो माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण अंक 0 है और जल में क्या है? -2। क्लियर? तो ये बेटा पांचों प्रकार की हुई अभिक्रियाओं के प्रकार। क्लियर?